रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है। कंडक्टर गेट्स ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलम व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। और थर्ड क्वेश्चन है वर्क डन बाय बैटरी। यस, सॉल्व करना है। स्टूडेंट सॉल्व हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के लिए क्या था? Q बाई V। तो भाई कंडक्टर को अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए और बैटरी कंडक्टर को चार्ज कर रहा है, तो तब तक चार्ज करेगा जब तक कि बैटरी का पोटेंशियल जो रहेगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का जब तक नहीं होगा, राइट। इसका मतलब Q बाई V। तो Q कितना है? 50 माइक्रोकुलम और डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट। तो कुलम भाई वोल्ट हो गया फैराडे, इसका मतलब 10 माइक्रो फैराडे, करेक्ट ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर के लिए आप यहाँ पे चाहेंगे तो ए फार्मूला भी लगा सकते हैं, हाफ CV² भी लगा सकते हैं, या हाफ Q² बाई ट्वाइस भी लगा सकते हैं। ठीक है एवरीवन, एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बट हाफ और C का वैल्यू 10 माइक्रो फैराडे इंटू व्हाट V²। V कितना? 25 ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? माइक्रो जूल हो जाएगा ना। यहाँ पे जूल रहेगा या माइक्रो जूल रहेगा? इसका मतलब 125 माइक्रो जूल, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क डन बाई बैटरी। तो एक्चुअल में जो बैटरी के थ्रू चार्ज का कितना फ्लो हुआ, बैटरी ने ही तो इतना चार्ज का फ्लो किया, राइट। बैटरी के थ्रू कंडक्टर को अगर चार्ज कर रहे हैं तो इतना ही चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो हुआ है, राइट। तो वर्क डन बाय बैटरी, ये तो हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में भी सीखे हुए हैं। वर्क डन बाय बैटरी का फार्मूला क्या था? Q इंटू EMF ऑफ द सेल। बोल सकते हैं वर्क डन बाय द बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी, दोनों में तो फार्मूला सेम ही आता था, करेक्ट। तो कितना होगा एवरीवन? बोलिए भाई, आपके बोलने से ही तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। 50 माइक्रोकुलम इंटू 5 कितना? 250 माइक्रोजूल, इज इट राइट। अब यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन,
यहाँ से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। और सेम थीम कैपेसिटर के लिए भी आएगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि जितना बैटरी ने वर्क किया, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना बैटरी वर्क किया था, क्या उतना यहाँ पे कंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुआ एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? उसका जस्ट हाफ स्टोर हुआ। तो हाफ कहाँ गया? हाफ वेस्ट हो गया एज ए हीट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड को जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ वर्क डन बाई बैटरी, राइट। इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर प्लस हीट इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? वर्क डन बाई बैटरी देन हीट प्रोड्यूस। तो इसका मतलब जिस वायर के थ्रू हम लोग कंडक्टर का चार्ज कर रहे होंगे उसमें ड्यू टू रेसिस्टेंस, इसका मतलब है यहाँ से ये भी है कि सर डैम श्योर इस पूरे एक्टिविटी में कंडक्टर से लेकर बैटरी के बीच में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस होना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रेसिस्टेंस हीट क्रिएट होगा नहीं, राइट। इसका मतलब 250 माइनस 125, तो 125 माइक्रोजूल मेरा बेस्ट हो गया एज ए हीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बढ़ाइए। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर is 50 microfarad. The capacitance of a spherical conductor in vacuum is 50 microfarad, and when immersing it into oil, then capacitance becomes 110 microfarad. Then capacitance becomes 110 microfarad. Calculate relative permittivity of oil. Calculate relative permittivity of oil. Capacitance becomes 110 microfarad. Then calculate, लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉब्लम दिस वन। एक मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके। जब ये वैक्यूम में है तो इसका वैल्यू C0, इसको मैं बोल रहा हूँ 50 माइक्रोफैराडे है। और इसी को अगर हम लोग ऑयल में रख दिए, पूरे सिस्टम को एक ऑयल में डाल दिए, कोई एक ऑयल रहा होगा, ठीक है। तब ऑब्जर्व किए तो इसका वैल्यू हो गया 110 माइक्रोफैराडे, करेक्ट ना एवरीवन। तब पूछा गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल का वैल्यू क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखिए, तो पिछले क्लास में इस टाइप का प्रॉब्लम क्या नहीं बनाए थे? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर का वैल्यू कितना आया था? जहाँ तक मुझे याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। किस में? वैक्यूम में। और किसी मीडियम में अगर था तब वैल्यू कितना था, याद है? ये लिखे थे, करेक्ट। तो भाई दिस बाई दिस कर देंगे ना इसको, C1 बाई C0 इक्वल टू क्या रहेगा? बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, ER बाई E0, इज इट राइट? तो क्या यहाँ से ER नहीं निकल जाएगा? यही है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। तो ER रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना रहेगा? C1 बाई C0 इंटू बाकी तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना। ये बचेगा कितना? ओनली ER बचेगा, राइट। देन ER का वैल्यू 110 बाई 50, 11 बाई 5। तो एक मिनट,
रिलेटिव परमिटिविटी इज इट हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस? यूनिटलेस है। ओके, हो गया ना, इसको हटाएं। एक को और क्वेश्चन लिखिए। ए रेडियो एक्टिव सोर्स, a radioactive source in form of a metal sphere, a radioactive source in the form of a metal sphere of diameter 10⁻³ meter, comma, emits beta particle at a constant rate, emits beta particle at a constant rate at a चलिए यहाँ देख लीजिए। सॉल्व करें।
लिख लिया एवरीवन? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझने वाला बात यह है, पहला बात तो कि बीटा पार्टिकल्स का मतलब तो आप लोग को आगे चलकर पढ़ाऊंगा, ये रेडियो एक्टिविटी का टर्म है। अभी बस इतना ही मानिए कि बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि मेटल के अंदर से भी आउट होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, 80% बीटा पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द सरफेस। तो जो बीटा पार्टिकल सरफेस से आउट होगा उसी का चार्ज सरफेस पर नजर आएगा। समझे स्टूडेंट? जो बीटा पार्टिकल सरफेस से आउट होगा उसी का चार्ज कहाँ पर नजर आएगा? सरफेस पर नजर आएगा। करेक्ट है यहाँ तक? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ देखना है, इस क्वेश्चन को C=Q/V से बनाए हैं या डायरेक्टली जो हम लोग कंडक्टर के लिए जानते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 1 बीटा पार्टिकल जाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आउट जा रहा है, राइट? तो 1 इलेक्ट्रॉन जाने से इस पर क्या डेवलप होगा? 1 प्रोटॉन का चार्ज डेवलप होगा। तो मान लेते हैं कि इस पर टोटल चार्ज Q आया, कितना होने के लिए? 1 वोल्ट होने के लिए। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V=Q/4πε0r? अब इसी को कोई ऐसे बोलते रहता है V=Q/C स्फीयर के लिए। अलग बात है, सेम बात। स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या, एक ही बात था ना। तो यहाँ से क्या Q निकल जाएगा? V × 4πε0r। चीज़ों को समझिए। और ये जो Q आ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस Q के बदले क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटोन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन। Q के बदले इक्वल टू V × 4πε0r। इज इट राइट? तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटोन निकाल सकते हैं एवरीवन? कौन सा प्रोटोन? जिसका चार्ज यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट? तो V 4πε0r बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन। यहाँ तक आइएगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हो गया ना? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स emitted from the metal क्या ये लिख सकते हैं आप लोग? देखिए, जितना बीटा पार्टिकल आउट हुआ है उसका 80% ही तो सरफेस से आउट हुआ। तो ये जो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले हैं उस सारे बीटा पार्टिकल का के वजह से चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे लिखा नहीं है या सिर्फ 80% था। इसका मतलब है कि इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए टोटल बीटा पार्टिकल्स कितना आउट हुआ? क्या 10 × 100/80 कर सकते हैं? भाई ऑनलाइन के बच्चे प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, दिस इज़ नॉट गुड, राइट? n इंटू, यहाँ तक आप समझ पाए? मैं लिख कर रेडी रहता हूँ कि आप समझे, नहीं समझे तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। वही तो मैं पूछ रहा था ना। यस, ये क्या है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन? जिसका चार्ज सरफेस पे है, राइट? इसका मतलब है कि ये जो जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो चार्ज ऑन द सरफेस, बट जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन सरफेस पे नज़र आ रहा है जिसका चार्ज, उतना ही बीटा पार्टिकल्स निकला है या वो सिर्फ 80% है? 80% है। तो टोटल बीटा पार्टिकल कितना आउट हुआ होगा? लेट टोटल बीटा पार्टिकल emitted
इक्वल टू n1 बोलते हैं, तो क्या बोल सकते हैं n1 इंटू 80/100 दिस इज इक्वल टू n, ये वाला n। तो क्या यहाँ से n1 इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू 100/80। चलिए यहाँ तक आ गए। देन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इतना बीटा पार्टिकल आउट होने के लिए, क्या यूनिटी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। n1 इसके रेट से, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, तो रेट कितना दिया हुआ था 6.25 इंटू 10⁻10। ये क्या मिल जाएगा सेकेंड, इज इट राइट। यहां तक आप लोग समझ पाए स्टूडेंट। चलिए ये मैं डायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज ऐसे करना पड़ता समथिंग लाइक दिस कि 6.25 इंटू 10⁻10 के लिए 1 सेकेंड लगेगा, तो एक के लिए कितना सेकेंड लगेगा, फिर n1 के लिए कितना सेकेंड, तो डायरेक्टली मैंने ऐसे कर दिया राइट। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 6.95 माइक्रो सेकेंड, दिस इज आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा। डायग्राम बनाइए।
डायग्राम हो गया। ये ऐसे मैं क्यों दिखाता हूँ पता है आप लोगों को? हो गया एवरीवन? ओके, लिखिए G and H are two conductor of arbitrary shape. G and H are two conductor of arbitrary shape and size and separated by a dielectric medium and separated by a dielectric medium. पहला इसको फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, ठीक है? आज क्लियर कट कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एक्चुअल व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, इज इट राइट? पहला पॉइंट में लिखिए G and H are two conductor of arbitrary shape and size and separated by a dielectric medium. डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाद ब्रैकेट में लिखना है नॉन कंडक्टर, कॉमा such pair of two conductor constitute a capacitor. Such pair of two conductors constitute a capacitor. Comma, and the two conductors are called the plate of capacitor. Yes, and the two conductors are called प्लेट ऑफ कैपेसिटर. देखिए स्टूडेंट, मतलब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर या प्लेट ऑफ कैपेसिटर. तो भाई प्लेट ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है कि कोई भी दो कंडक्टर जिसको आपस में एक साथ में जोड़कर देख रहा हूँ, राइट? एनी टू कंडक्टर आर्बिट्रेरी शेप एंड साइज, चाहे उसका शेप और साइज कुछ भी हो, राइट? एंड सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, करेक्ट? एंड उसके बीच में क्या रहना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब नॉन कंडक्टर, राइट? वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ दूसरा भी हो सकता है. तो इस टाइप के दो प्लेट को, सच टाइप ऑफ टू कंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूट कैपेसिटर. और इन दोनों कंडक्टर को क्या बोलेंगे? प्लेट ऑफ कैपेसिटर. इसका मतलब इज इट कंपलसरी प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज पैरेलल प्लेट रहेगा? प्लेट ऑफ कैपेसिटर का मतलब जस्ट दो कंडक्टर, इज इट राइट? यस. तो इसमें मैंने कहीं पे चार्ज का अभी तक नाम लिया? चार्ज का नाम नहीं लिया. वजह मैं इससे पहले जो आपको पढ़ा रहा था, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस इज इट डिपेंड ऑन चार्ज और पोटेंशियल. इन सिमिलर फैशन इन दोनों को मिलाकर जो कैपेसिटी रहेगा चार्ज को होल्ड करके रखने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. जब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलते थे तो मेरे पास एक कंडक्टर था. अब जब दो कंडक्टर मिलाकर अगर बात करेंगे, टू कंडक्टर को मिलाकर जब बोलेंगे तो उसको हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर तो नहीं बोलेंगे, तब उसको क्या बोल देंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब जस्ट लाइक आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर
ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, साइज ऑफ कंडक्टर, और किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ कंडक्टर्स, दोनों का, सिर्फ एक का नहीं। और किस पे डिपेंड करेगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रखा हुआ है उस बात पे डिपेंड करेगा। इज इट राइट? और किस पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा इसके बीच में मीडियम क्या है, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो सर अब रिलेटिव ओरिएंट बहुत डेप्थ का चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का, तो सर यहाँ पे अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने का तरीका ये होता है, निकालने के लिए इवन इफ इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, बट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब पेयर ऑफ कंडक्टर, राइट, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने के लिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पे Q और इस पे माइनस Q डालते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मैग्नीट्यूड बाई सेम बट साइन में जस्ट अपोजिट। एक तरीका है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने का। इसका मतलब है चार्ज नहीं डालेंगे तो क्या कैपेसिटेंस उसका खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस रहेगा, राइट, बट निकालने का क्या है, एक तरीका है। तो यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, तो सर दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट कैसे आएगा, आ सकता है। मान लेते हैं, यहाँ देखिए आप सब लोग यहाँ पे मेरे बात को सुन पा रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास दो कंडक्टर है, इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए और यहाँ से पे स्विच रखे हुए हैं, राइट। जैसे ही स्विच को ऑन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब तक स्विच ऑफ है, जब तक स्विच ऑफ है तब तक इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो जब तक स्विच ऑफ है और दोनों कंडक्टर पे चार्ज 0 है तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका ही पोटेंशियल 0 वोल्ट। एग्री? किसी भी कंडक्टर पे चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो उसका पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इसका टर्मिनल इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसका टर्मिनल इसके साथ अटैच हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो इसके बीच में भी इसका पोटेंशियल, इसके इस प्लेट का पोटेंशियल इस कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, और इस प्लेट का पोटेंशियल इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इक्वल हो जाएगा, बजाय कंडक्टर शुड बी इक्वल पोटेंशियल। तो उसको इक्वल करने के लिए जैसे ही ऑन करते हैं तो बैटरी क्या करता है, बैटरी कभी भी खुद के पास से चार्ज का सप्लाई नहीं करता है। तो बैटरी क्या करेगा, इस प्लेट से चार्ज लेगा, कहाँ से लेगा, यहाँ से चार्ज लेकर इस प्लेट पे देगा, और यहाँ से मान लेते हैं कि इसने Q अमाउंट ऑफ चार्ज लिया, पहले इस पे चार्ज 0 था और यहाँ से कितना चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ले लिया Q। सोचने का तरीका, अरे Q लेकर इस पे दे दिया तो इस पे हो गया Q, तो इस पे क्या रहेगा, माइनस Q। इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, समझे एवरीवन, करेक्ट। इसका मतलब बैटरी क्या करेगा, बैटरी खुद के पास से चार्ज नहीं सप्लाई करता है, बैटरी एक चार्ज का ट्रांसपोर्टर है, बैटरी के पास खुद का चार्ज नहीं है, कहीं से लेकर कहीं पे देगा, तो जितना यहाँ से लेगा उतना यहाँ पे देगा। तो अगर यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज लिया तो वो Q यहाँ दे दिया तो इसको प्रॉफिट हो गया, तो इसका हो गया प्लस Q, और इसका क्या हो गया, माइनस Q, राइट। ये सोचने का तरीका है। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे Q और यहाँ पे माइनस Q, और अगर इसका शेप आर्बिट्ररी शेप है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से होगा। लेकिन अब इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिपेंडेंट है या इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, वजह इसके नेबरहुड में ये रखा हुआ है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से आउट हो रहा है उसको 90 डिग्री बनाकर आउट होना है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाकर फॉल करना है, करेक्ट। यहाँ से 90 डिग्री बनाकर आउट होना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाकर ही फॉल करना है। तो लेट अस सपोज इसको अगर कांस्टेंट करके
इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न कर दें तो नहीं लगता कि सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर से अपने आप को रीअरेंज करेगा। किस बात के लिए रीअरेंज करेगा? 90 डिग्री बनाने के लिए, राइट। इसका मतलब जो आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अरेंजमेंट फिर से रीअरेंज हो गया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अरेंजमेंट अगर फिर से नए तरीके से होगा, इसका मतलब इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से नए तरीके से होना पड़ेगा दोनों जगह पे, राइट। इसका मतलब इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक दूसरे से अब इंडिपेंडेंट है या दोनों को एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है? दोनों पे एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ रहा है, राइट। करेक्ट ना? दिस इज द रीजन। और एंड वी नो दैट व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल शुड बी डिक्रीजेज। इसका मतलब है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली दिस वन शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस वन शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। करेक्ट। बट यहाँ पे किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डी वी इक्वल टू, तो भाई जानते हैं ना आप लोग, माइनस ई डॉट डी आर, राइट। इसका मतलब यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो इन दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। इज इट राइट? यस। एक लाइन लिखिए। इफ चार्ज, इसको नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। इफ चार्ज q एंड माइनस q आर गिवन टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इफ चार्ज q एंड माइनस q आर गिवन टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then electric field is created in the surrounding space, then electric field created in the surrounding space and a potential difference comes to exist, and a potential difference comes to exist between the plate, and a potential difference comes to exist between the plates. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फॉर ए गिवन ज्योमेट्री ऑफ प्लेट एंड फॉर ए गिवन ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स एंड फॉर ए गिवन रिलेटिव ओरिएंटेशन, for a given geometry of plates and for a given relative orientation and separation of the plates, a unique electric field exists between the plates. A unique electric field exists between the plates. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस बात में बहुत गहराई है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो 2 मिनट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका पे आ जाऊँगा, बट यहाँ पे जो बात जब मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया वो ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया है? फॉर गिवन, यहाँ देखिएगा, फॉर गिवन शेप, आर्बिट्ररी ही है, बट इसी शेप के लिए फॉर गिवन शेप ऑफ कंडक्टर्स, अब कंडक्टर नहीं बोलेंगे, कंडक्टर्स, मतलब इन दोनों का शेप गिवन है, राइट। फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, करेक्ट। फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से ओरिएंटेशन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रखा हुआ है, करेक्ट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दोनों के बीच में कैसा मीडियम है। इन सब बातों को फॉर ए गिवन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स, for a given relative orientation of conductors with respect to each other and for a given medium between the two, इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक।
इसमें से इन सारे बातों में से कोई भी चेंज करेंगे, मान लेते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और दूर लेके चले गए, तो वही पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसका मतलब अगर इन इन तीन या चार चीज़ों को फिक्स करते हैं, गिवन शेप ऑफ कंडक्टर्स, एक बात नहीं बोलेंगे, कंडक्टर्स मतलब दोनों प्लेट का मैं बात कर रहा हूँ, राइट। प्लेट ऑफ कैपेसिटर का मतलब एक कंडक्टर या पेयर ऑफ कंडक्टर, पेयर ऑफ कंडक्टर, राइट, यस। तो अगर इस पे इस दोनों कंडक्टर पे Q और माइनस Q देते हैं, तो फॉर ए गिवन शेप ऑफ कंडक्टर्स, गिवन साइज ऑफ कंडक्टर्स, फॉर रिलेटिव ओरिएंटेशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स, देयर इज ए यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, खास टाइप का यूनिक। इसमें से कुछ भी चेंज कर देंगे, मान लेते हैं कि इसी को थोड़ा सा घुमा दीजिए ऐसे, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो पहले वाला से अलग रहेगा, लेकिन वो फिर से इस चीज़ के लिए यूनिक रहेगा, राइट। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अच्छा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि आप इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रास्ते से यहाँ आए, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रास्ते से आए तब इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के थ्रू आए यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज भाई कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ आए तब पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ आए तो पोटेंशियल अलग या सेम। इस तरीके से इंटीग्रेशन के बाद ऐसा वैल्यू आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही दिखेगा, राइट। इसका मतलब है, और होना भी चाहिए भाई, कंजर्वेटिव जो भी चीज़ कंजर्वेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इज इट डिपेंड ऑन पाथ? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इन सिमिलर फैशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है, राइट। तो इसका ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, इज इट डिपेंड ऑन पाथ? इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट। तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वैल्यू दो पॉइंट के बीच का वैल्यू डिफरेंस सेम नजर आएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि जैसे मैंने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के शेप एंड साइज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, और जैसे रखा हुआ है वैसे ही है, और इसके बीच में जो भी मीडियम है उस मीडियम को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो Vg माइनस VH का वैल्यू अगर Q आ गया, राइट, Vg माइनस VH का वैल्यू अगर Q है, सॉरी, बोले कहाँ से कहाँ तक जाइएगा? देखिए तो सही है। मुझे हायर माइनस लोअर निकालना था, तो लोअर लिमिट h लेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू व्हाट? dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा? मुझे निकालना था Vg माइनस VH, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट, करेक्ट, इक्वल टू, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है या वेरिएबल, ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकालेंगे, राइट, यस। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q है, और सब कुछ डिटो ऐसे ही रखते हुए
जैसे था वैसे ही रखते हुए अगर यहाँ पे 2q कर दें और यहाँ पे -2q, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैटर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? फर्क किस बात पे पड़ जाएगा? इंटेंसिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक पतला धागा है और एक मोटा धागा हो गया, राइट? समझ रहे मेरे बात को? इसका मतलब है कि चार्ज को डबल करेंगे तो इसका यहाँ पे 2q, यहाँ पे -2q, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न वही रहेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि जहाँ पे E था, जहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था तो यहाँ पे 2E1 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे E2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2E2 हो जाएगा। मेरे बात को समझे? इसका मतलब है कि चार्ज इफ़ Q बिकम्स 2Q, मतलब इफ़ चार्ज को हम लोग डबल करते हैं दोनों प्लेट पे, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 2Q, तो जो मैं यहाँ पे E, अगर इसके लिए मुझे भी मिला, अगर ए वैल्यू मुझे भी मिल रहा है और अगर चार्ज को डबल कर दिए तो अगर उसको हम लोग भीडेस नाम देते हैं तो उस भीडेस को क्या हम लोग 2 भी बोल सकते हैं? फॉर सेम ओरिएंटेशन, सेम शेप, सेम साइज और सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ चार्ज बिकम्स डबल देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पैटर्न है एक दूसरे पे यहाँ से निकलेगा गिरने का, वो डिट्टो सेम रहेगा। फर्क किस बात पे पड़ेगा? सर सेम क्यों रहेगा? क्योंकि भाई एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लोग जैसे था वैसे रखे हैं। सिर्फ फर्क क्या पड़ गया? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डबल होते चला जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड डबल होगा इसका मतलब पहले से अगर यहाँ पे कहीं पे E था तो अब यहाँ पे 2E दिखेगा, राइट? लिखिए, इफ चार्ज बिकम्स डबल, if charge becomes double on the plate of capacitor, if charge becomes double on the plate of capacitor for the same shape, size and relative orientation, for the same shape, size and relative orientation, pattern of electric lines of forces are same, pattern of electric lines of forces are same, but magnitude of electric field at each and every point, pattern of electric lines of forces are same as in case of previous, but magnitude of electric field becomes double at each and every point, becomes double at each and every point with respect to previous situation, with respect to previous situation, right? कहने का मतलब स्टूडेंट ये था कि अगर पहले अगर Q और -Q था और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था तो 2Q और यहाँ पे, अच्छा यहाँ देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब कन्वेंशन है कि पॉजिटिव प्लेट का हम लोग बोलते हैं चार्ज, राइट? अगर कोई पूछेगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू व्हाट, तो कौन सा प्लेट का बताना है? पॉजिटिव प्लेट का, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर 2 को यहाँ पे -2Q कर दिए तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जिस तरीके से निकल रहा था पैटर्न डिट्टो ऐसा ही नजर आएगा। सिर्फ फर्क किस पे आ जाएगा स्टूडेंट कि अगर Q था तो E1 था तो 2Q रहेगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2E1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले के टाइम पे अगर मैं E dV इक्वल टू -E.dr लिख रहा हूँ, व्हेन चार्ज इज Q, जब चार्ज मेरा कैपेसिटर पे Q था तो चार्ज को डबल कर देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसके लिए क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -2E.dr। अगर इससे कंपेयर करते हुए लिखें तो यहाँ से कंपेयर करते हुए लिखना चाह रहा हूँ, राइट?
इफ चार्ज इज 2q। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपने क्या देखा, बोलिए। आपको नहीं लगता है कि फॉर ए गिवन शेप साइज एंड रिलेटिव ओरिएंटेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर? क्या यहां से बोल सकते हैं? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we clearly observe that from first and second we clearly observe that for given shape, size, relative orientation and dielectric medium कौन कौन सा बात? शेप, साइज, relative orientation and dielectric medium between the plate of capacitor, comma, potential difference between the plate of capacitor, potential difference between the plate of capacitor Vg minus Vh directly proportional to Q। करेक्ट ना? यहाँ देखिए, लिख सकते हैं अभी। और इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V। तो यहाँ पे जो V है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए V क्या है? इट इज द पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द प्लेट या इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। Vg माइनस Vh इक्वल टू मैं V लिख रहा हूँ। ये जो V है मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का? इसको शॉर्टकट में आज के बाद अगर VA भी कब, यहाँ देखिए कैपेसिटर में आज के बाद अगर मैं VA भी कहीं पे लिख रहा हूँ मतलब VA माइनस VB, राइट, शॉर्टकट में, ठीक है। तो VGH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Q लिख सकते हैं? बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखना पड़ेगा? फॉर गिवन शेप, साइज, रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, राइट, तब ये बात बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, तो Q इक्वल टू व्हाट? करेक्ट? ठीक है ना? चलिए, C क्या है? पहले तो ये बोलिए, C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और जैसे ही बोल दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, का मतलब C डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर। वो अदर फैक्टर क्या रहेगा? शेप। किसका शेप? सिर्फ वन ऑफ द प्लेट का या दोनों प्लेट का? दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देख रहा है ना। शेप ऑफ कंडक्टर्स, साइज ऑफ कंडक्टर्स, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड मीडियम बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स, राइट। C is called कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
ये मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, माइनस क्यू लिखा हूँ या क्यू लिखा हूँ, क्यू लिखे हैं राइट। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग क्यू लेते हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव प्लेट का लेते हैं राइट। इसका मतलब आज के बाद कभी भी मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलूँगा, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज पूछ रहा, वहाँ पे कन्वेंशन ये है राइट। डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड भी। यहाँ पे भी क्या है, इज इट द पोटेंशियल ऑफ ए वन ऑफ द कंडक्टर या इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या यहाँ पे इसका मतलब एक कैपेसिटर, यहाँ देखिएगा, हालांकि एच लगाने का मतलब नहीं है, बट एच लगा रहे हैं, इसका मतलब वो जो कैपेसिटेंस है वो वन ऑफ द कंडक्टर का नहीं है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है राइट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर का मतलब दो प्लेट कंडक्टर का राइट। तो दिस इक्वल टू, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट even if capacitance of capacitor does not depend on charge and potential, फिर भी किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक निकालने का तरीका है, क्या करते हैं उस पर चार्ज देते हैं, और चार्ज देकर क्या करते हैं उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे राइट। और जो रेशियो आएगा वही एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का वैल्यू रहेगा, समझे एवरीवन। यहाँ देखना है आप लोग जिस पॉइंट ऑफ भी देख रहे हैं, मैं बहुत आगे का देख रहा हूँ। ये बहुत अल्टीमेट है, इतना अल्टीमेट है कि मान लेते हैं यहाँ तक आ गए, क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग को कैपेसिटर स्कूल में पढ़ा दिया गया, ऑब्वियसली लग रहा होगा। पैरेलल भी आप जानते होंगे, सीरीज भी जानते होंगे राइट, समथिंग लाइक दिस, यही है ना। ये कौन सा सीरीज है, एक किस टाइप का सिचुएशन है पैरेलल का, मानते हैं C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ये C1 है, C2 है, C3 राइट। तो ए है पैरेलल, ए है सीरीज। बट भाई ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए इसका पावर फार्मूले का, आप लोग तो एक टर्म जानते होंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस राइट। तो वैसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी जानते होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे। मतलब मैंने एक सर्किट सिंपल सा ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ नहीं करना है, और ड्रॉ कर दिया, मैं बोला कि इसमें जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है इन सब को हटा देना है, और इसके बदले मुझे मार्केट से सिंगल कैपेसिटर लाना है, और जो जितना भी एक काम कर रहा है वही काम वो कैपेसिटर करे राइट। अब यहाँ पे सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपके लिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है और सबका वैल्यू डिफरेंट, C1 C2 C3 C4 C5 ऑल आर डिफरेंट, इज इट राइट, ऑल आर डिफरेंट। तो क्या आपको अभी ये मत सोचेगा कि मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे नहीं पता है, ऑब्वियसली पता है, बट अगर यहाँ पे C4 C5 ऑल आर डिफरेंट, 1 2 3 4 5 सबको डिफरेंट कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बन पाएगा। नाम सुने ना व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा बहुत, और दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, यूजलेस रहता है, वो सब में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट वो सब भी नहीं है। तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो वहाँ पे ये फार्मूला बचाएगा आपको। क्या करेंगे, इसके बीच में CAB निकालना है, तो यहाँ पे देंगे Q, क्या देंगे Q, और यहाँ पे क्या देंगे -Q, करेक्ट, क्योंकि सर यही तो सिखाया गया है। और यहाँ पे Q और यहाँ पे -Q, और तब यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे किसी भी तरीके से राइट। और Q बाई VA माइनस VB जो वैल्यू आएगा
वही इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू रहेगा, समझे। तो सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बोला ही था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब मुझे एक ही कैपेसिटर लाना है, तो उसके लिए यही काम तो करेंगे। इस पे क्यू इस पे माइनस क्यू, इज इट राइट? करेक्ट ना? बट ऐसे कैपेसिटर दिखाने का मतलब क्या? ऑलवेज पैरेलल प्लेट, ये सिंबल है दिखाने का, राइट? ये दिखाने का एक तरीका है। तो एक्चुअल में दिस इज द पावर ऑफ दिस, इस फार्मूला का ये पावर है कि जहाँ पे सब कुछ फेल कर जाएगा तो इस मेथड से निकालेंगे। जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना रहेगा उस एक पे क्यू दे देंगे, दूसरे पे माइनस क्यू, और उसके बाद चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना रहेगा, मतलब मेरा टास्क रहेगा बस इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, राइट? अब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो क्यू बाई वी ए माइनस वी बी करेंगे। तो सर क्यू बाई वी ए माइनस वी बी कीजिएगा तो फिर तो भाई वी ए माइनस वी बी क्यू के टर्म में ही आएगा और लास्ट में क्यू कैंसिल हो जाएगा, समझे। सिर्फ बचेगा क्या? इन सब के टर्म में आंसर आएगा, समझे। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस फार्मूला। ये समझ में आ गया? मतलब इस पर मैं थोड़ा सा डेमो के लिए बात किया हूँ, अभी मैं इस पर कुछ बात ही नहीं किया है। अब लिखिए, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंडक्टर, कॉमा साइज ऑफ कंडक्टर, relative orientation with respect to each other, relative orientation with respect to each other, and permittivity of medium, and permittivity of medium. यहाँ देखिए, मान लीजिए कि स्टूडेंट मेरे पास इस टाइप का दो कंडक्टर है, एक का शेप, दो बोथ आर कंडक्टर राइट, एक का शेप स्फेरिकल है और एक का शेप बिल्कुल प्लेट है। क्या इन दोनों को हम लोग कैपेसिटर का प्लेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो सर इसमें तो बोला ही गया था आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकता है, राइट? ये मेरा डायग्राम फर्स्ट है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास एक स्फीयर है और मैंने इस HC वर्मा का बुक को ऐसे रखा हूँ, करेक्ट? अब मैं बिल्कुल ऐसे रखते हुए इसको जैसे वैसे ही रखे हुए हैं, ऐसे थोड़ा डिस्टेंस कर दिए, तो क्या वही कैपेसिटेंस रहेगा या कैपेसिटेंस चेंज होगा? रिलेटिव सेपरेशन भी था, राइट? इसका मतलब है कि इस डायग्राम में अगर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर d था और इसका कैपेसिटेंस C1 है, और सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए और इसका साइज को सेम रखते हुए अगर यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो इसका कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा, करेक्ट? मान लेते हैं, यहाँ देखिए एक सेकंड डायग्राम है। अगर एक और सिचुएशन मानते हैं थर्ड डायग्राम के लिए, इससे आप सेपरेशन सेम रखते हैं बट प्लेट को थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अभी प्लेट मेरा ऐसे है, प्लेट को ऐसे कर दिया, यहाँ देखिए प्लेट अभी ऐसे था और फिर यहाँ पे था, अब प्लेट को ऐसे कर देंगे तो क्या वही रिलेटिव ओरिएंटेशन रहा या रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज हो गया? चेंज हो गया। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड था वो फिर से एक नया यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड बने आएगा, राइट? इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस अलग तरीके का नजर आएगा, समझे एवरीवन? इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस को सेम मेंटेन करते हुए रिलेटिव ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं तब भी आपका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, लिखिए तो पहला प्रॉब्लम। If two spherical conductor separated by a distance d, if two spherical conductors separated by a distance d, then find out capacitance of this capacitor. एंड इस कंडीशन को भी साथ में इंप्लाई कर दिया गया। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। चलिए, आप लोग ट्राई करेंगे या मैं इसको अभी एक मोमेंटम देने के लिए मैं बनाऊं इसको? तो सर बनाने का तरीका क्या है? क्या मैंने अभी जस्ट सिखाया था। इवन इफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बट फिर भी निकालने का तरीका क्या था? तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करना है स्टूडेंट? एक पे क्यू देंगे, यस, एक पे माइनस क्यू देंगे, करेक्ट है ना? इक्वल एंड अपोजिट। और यहाँ पे इस कंडीशन को देने का डी, इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर के रेडियस के रिस्पेक्ट में स्फेरिकल का यहाँ देखना है। आप रुक जाइए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। रेडियस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब, तो आपको पढ़ाया गया है कि कंडक्टर का शेप, और ये तो पता है, इतना कंडक्टर पे काम किए हैं। कंडक्टर पे अगर चार्ज डालते हैं, चाहे वो हॉलो कंडक्टर हो, हॉलो हो या सॉलिड कंडक्टर हो, चार्ज तो आउटर सरफेस पे ही आएगा। अगर चार्ज कंडक्टर पर डालेंगे तो राइट, इसका मतलब चार्ज कहाँ पे आएगा? आउटर सरफेस। और कंडक्टर का शेप अगर सिमेट्रिकल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल रहेगा, इज इट राइट? बट ए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल बना हुआ रहे, इसके लिए मैंने इसके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कर दिया। सर ऐसा क्यों? तो अगर ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देख रुकना है। अगर ये दोनों कंडक्टर क्लोज होता तो नहीं लेता कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इसके इस तरफ ज़्यादा पोलराइज हो जाता और यहाँ का निगेटिव चार्ज इस तरफ ज़्यादा पोलराइज होता, राइट? ड्यू टू अट्रैक्शन, चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट। इसका मतलब अभी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग जो इमेजिन कर रहे हैं, अगर क्लोज लाएंगे तो इसका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस है वो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इधर से सिमट कर चार्ज थोड़ा निगेटिव चार्ज इस तरफ ज़्यादा आ जाएगा, इधर का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। आप समझे मेरे थीम को? इसलिए इस कंडीशन को इम्प्लाई कर दिया। तो सर अब चार्ज तो दे दिए, अब उसके बाद क्या करना है?
तो भाई एक ही टास्क है ना, इस कंडक्टर, इसका नाम दीजिए ए और इसका नाम दीजिए बी, और कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी के लिए क्या करना है, चार्ज देते हैं पॉजिटिव प्लेट का और डिवाइडेड बाई वी ए माइनस बी, इतना आसान है राइट। बस, तो भाई क्यू तो मैं दे ही दिया, अब आप मुझे वी एन बताइए और वी बी का वैल्यू बताइए और मैं सिर्फ डिफरेंस करूँगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ वी ए, वी ए का वैल्यू कितना, सब लोग बोलिएगा, एक लोग के बोलने से, एक आदमी के बोलने से काम चलेगा, बोलिए क्या होगा, वी इक्वल टू क्यू वाई 4 पाई नॉट, और कोई एनीवन, बर्निल, व्हाट द वैल्यू, आप थोड़ा रिप्लाई किया कीजिएगा, बहुत शांत रहते हैं। वी ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए, कैसे, नहीं ये गलत है, आपने सिर्फ कैपिटल क्यू की वजह से निकाला है। यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल निकालेंगे इस स्फीयर का, ओनली ड्यू टू क्यू या क्यू और माइनस क्यू दोनों के वजह से। दैट, लेकिन आपने तो सिर्फ इसका बोला, मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, राइट। तो पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर के लिए, और यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। बट ये जो आपने पोटेंशियल बताया है ओनली ड्यू टू क्यू, नॉट ड्यू टू माइनस क्यू, राइट। बट यहाँ पे नेट वी ए मैंने पूछा, मतलब नेट पोटेंशियल एट ऑफ स्फीयर फर्स्ट, तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल रहेगा उसमें सिर्फ ये क्यू रिस्पॉन्सिबल, मानते हैं कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे मैं पोटेंशियल पूछूंगा तो सिर्फ Q1 का बोलिएगा, Q2 का, या दोनों का कंबाइन इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका जब पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो इसमें सिर्फ इसका रहेगा या इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे बोलेंगे। दैट्स व्हाई ये आपने सिर्फ Q की वजह से है, अब प्लस माइनस क्यू बाई, अब यहाँ पे इस स्फीयर पे जो चार्ज है उसके लिए तो ये बाहर का पॉइंट हो गया, तो बाहर के पॉइंट के लिए सारे चार्ज को कहाँ पे मानते थे, सेंटर पे, राइट। जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस माइनस क्यू के वजह से, इस चार्ज के वजह से यहाँ पे इस स्फीयर पे कौन सा एक पॉइंट लें जो सबसे सूटेबल हो, सिमेट्रिकल हो। तो यहाँ से इसके सेंटर से सेंटर के बीच का, तो इसके इस माइनस क्यू के वजह से अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल लूँ तो यहाँ का जो पोटेंशियल रहेगा वही तो यहाँ का पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि कंडक्टर सा इक्वी पोटेंशियल, राइट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी, ये हो गया टोटल पोटेंशियल ऑफ ए, राइट। टोटल पोटेंशियल ऑफ ए, करेक्ट है एवरीवन। सिमिलरली वीवी के लिए क्या लिखिएगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये तो हो गया किसके वजह से, माइनस क्यू के वजह से, बट इसके वजह से भी तो होगा, और इसके वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इसका एक सिमेट्रिकल पॉइंट सेंटर ले रहा हूँ। सर सेंटर ही क्लियर है, तो भाई इसके वजह से यहाँ पे सेंटर पोटेंशियल या सरफेस पे, सेंटर पे भी निकालेंगे तो सेंटर का और सरफेस का तो एक ही रहेगा ना स्टूडेंट। अब चलिए वी ए निकाल लिए और वी बी निकाल लिए, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस कीजिए,
सही है ना? 0 हो जाएगा। देखो 0 होता है। मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए। ये राइट। 0 कैसे होगा भाई? ये पॉजिटिव प्लेट है। एक एक मिनट, लेट मी फिनिश। ये तो 0 हो भी नहीं सकता था। ये पॉजिटिव प्लेट है और निगेटिव प्लेट है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव में से निगेटिव को माइनस कर रहे हैं, बोल रहे हैं 0 है। पॉजिटिव मतलब बड़ा वैल्यू ना, और निगेटिव मतलब तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस कीजिएगा तो 0 होगा कभी? नहीं 0 होगा, राइट। 0 हो गया मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चलिए यहाँ तक आ गए। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? जो भी कॉमन ले सकते हो कॉमन लीजिए। तो CAB राइट इक्वल टू Q बाई, जो कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हो वहाँ पे? कॉमन देखिए, वन बाई आर माइनस 1/d। इज इट राइट? क्या Q और Q को कैंसिल कर दें? शाबाश। तो 2πε0 1/r माइनस 1/d। एक छोटा सा प्रॉब्लम इरोडव का था, ठीक है। नहीं लगता कि बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका जेईई मेन का? क्या लगा था? आसान क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन का थीम कितना बढ़िया है। कुछ नहीं करना है भाई, Q बाई VA माइनस VB। अब VA माइनस VB निकालना ही कमाल का बात है, राइट। वो निकाल लिए, बस काम खत्म। Q कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, करेक्ट है। चलिए, बट सर पहला क्वेश्चन ही इरोडव का ले लिए, ये क्या बात हुआ? बात ये था कि इस क्वेश्चन से अब थीम समझिए। जब मैंने जितना भी बात बोला था सब बात इसमें है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? चार्ज एंड पोटेंशियल। भाई क्या यहाँ पे चार्ज नज़र आ रहा है? नहीं। तो डिपेंड किस पे करता था? डिपेंड करता था परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या इसमें है? यस, मतलब इसमें है, राइट। और किस पे डिपेंड करता था? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर। क्या डी यहाँ पे है? वो भी है। और किस पे डिपेंड करता था? शेप एंड साइज। तो आर यहाँ पे दोनों चीज़ बता रहा है। आर है अगर है तो स्फेयर का मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप है, और आर जितना बड़ा रहेगा साइज को इंडिकेट करेगा। तो आर अपने आप में यहाँ पे दो चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, शेप एंड साइज का, राइट। तो जितनी भी बातें बोला गया था सारा बात इसमें है, नहीं। और लास्टली सर यही आंसर है, दिस इज द आंसर। इसको हटाएं। डी का यूज़ नहीं किया है, हाँ इसका यूज़ जानबूझकर नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर डी का एक्चुअल में आप अगर इसको नेगलेक्ट करना चाहेंगे तो बाद में ऐसा भी आंसर आ सकता है, डी माइनस आर और डिवाइडेड बाई आर डी। बट इसको तो इग्नोर नहीं करेंगे, और डी माइनस आर इक्वल टू डी लिख सकते हैं। डी माइनस आर इक्वल टू डी, तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तब तो कितना हो जाएगा? 2π/r हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे मैं जानबूझ के इसको नहीं नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे सब कुछ बताना था। अगर डी को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो सेपरेशन वाला टर्म गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने गायब नहीं किया। बिकॉज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, राइट। बट ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है इस एजम्पशन के साथ। कौन सा एजम्पशन के साथ? कि डी माइनस आर इक्वल टू डी लिख के डी और डी कैंसिल कर दें, तो फाइनल आंसर क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, समझे ना।
तो ये कौन सा कैपेसिटर था? इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलिएगा या स्फेरिकल कैपेसिटर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्फेयर था, राइट, और दोनों का सेंटर अलग अलग था, ठीक है। इसको आप थ्योरी भी मान सकते हैं एवरीवन, और काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी मान सकते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को मैं प्रॉब्लम टाइप थ्योरी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। लिखिए, देर आर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर, देर आर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर। There are two hollow spherical conductor concentric. There are two hollow spherical concentric, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, राइट। Find the capacitance of this capacitor. Find the capacitance of this capacitor. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटर गॉस लॉ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाए थे ना, वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भयानक तरीके से काम में आएगा, ठीक है एवरीवन। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं ट्राई करूँ? अच्छा, सबसे छोटा सा क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिएगा? आपको तो दो प्लेट मिल गया ना, ये है वन ऑफ द प्लेट, ये है अदर प्लेट, राइट। अब एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि सर किस पे क्यू दें, किस पे माइनस क्यू दें, इस बात का भी डाउट है। किस पे क्यू दें ये भी तो हो रहा है ना, इसी में 10 सेकंड इसमें वेस्ट कर दिए। इस पे क्यू या इस पे माइनस क्यू, या इस पे क्यू इस पे माइनस क्यू, आंसर पर कोई फ़र्क आएगा? बिल्कुल नहीं फ़र्क आएगा, क्योंकि ये बात तो पहले ही बोला गया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर, राइट। तो इसको ट्राई कीजिए आप लोग। आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट का CBSE बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे? जो क्वेश्चन मैं आपके पास था, क्या क्वेश्चन बन रहा है? तो बन जाएगा ना, HC वर्मा से ज़्यादा टफ नहीं होगा, या जो हम लोग क्वेश्चन क्लास में लिए हैं। क्या उसको उस बोर्ड का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट है, आपसे हो जाएगा? हाँ ना, कुछ बोलिए भाई। हो जाएगा ना, ओके। अच्छा, हो गया, वेरी गुड। अच्छा, आप ऑनेस्टली एक बात बताइए, मतलब सुबह 10 बजे क्लास में प्रॉब्लम है ज्वाइन करने में? झूठ मत बोलिएगा। 7 में से 3 तो मैं ही था।
अच्छा अच्छा, नहीं उसके पीछे उसका मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है। जैसे ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल के टाइम पे भी कुछ अपना हम लोग अपना काम निकाल लें, इसलिए मैं सुबह लगाता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि पर डे पी ब्लॉक का 10 से 11, क्योंकि पी ब्लॉक में कुछ समझने वाला तो है नहीं, किसी का छूट भी जाएगा तो लोग रट्टा मार लेंगे, रटने वाला ही है राइट। 10 to 11 10 to 11 करके पी ब्लॉक फटाफट ख़त्म कर दें, क्या सही रहेगा? जस्ट लाइक आयनिक, आगे पीछे कर लेंगे, इनऑर्गेनिक ही तो है। 9 to 10 का भी कर देंगे, कभी 10 to 11 कर देंगे, कभी 11 to 12 कर देंगे, कभी 12 to 1 भी कर देंगे, कभी 1 to 2 भी कर देंगे। तो सर 1 के बाद तो ऐसे ही फ्री हैं राइट। हाँ नेटवर्क नेटवर्क इज़ वेरी पुअर राइट। नहीं वो लोग भी समझ, जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि नेटवर्क वाला प्रॉब्लम मत बोलिएगा, तो वो लोग भी वही सोच रहे होंगे ना। घबराइए मत, मैं उतना कुछ नहीं करवाऊँगा। मैं आज ही बैठ कर ये सोच रहा था कि ऐसा काम एज ए टीचर मुझे भी नहीं करना चाहिए, तो उसके एक्चुअली देखिए मेरे माइंड में वीडियो थोड़ा सा पॉसिबल, मेरे क्या देना है क्यू, इस पे क्या देना है स्टूडेंट, इस पे क्यू देंगे राइट, इस पे क्या देंगे माइनस क्यू, किसी पे तो देना था क्यू एंड माइनस क्यू। लेकिन अब बताइए इस, अब इसका दो सरफेस ना, इनर सरफेस आउटर सरफेस, और इसका भी दो सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। ये जो क्यू रहेगा वो अंदर वाला स्फीयर के कौन सा सरफेस पे रहेगा, इनर सरफेस पे या आउटर सरफेस पे? और आउटर पे रहेगा तो क्यों रहेगा, इस बात का आंसर देना है, ऐसा नहीं कि बस ऐसा होना चाहिए। गॉस लॉ से राइट बताए थे ना, इसके अंदर एक बनाते थे गॉसियन सरफेस, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए पढ़े थे। तो इसके बाहर वाले आउटर सरफेस पे क्यों आएगा, और इस स्फीयर का नहीं, इनर सरफेस पे भाई। देखिए कैसे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानना पड़ेगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। अंदर वाले स्फीयर का सिर्फ आंसर आना मैटर नहीं करता है। कल के में टीचर बन गए तो क्या बच्चों को ऐसे कुछ भी, अंदर वाले स्फीयर के लिए इनर आउटर के बीच में एक थोड़ा सा थिकनेस के अंदर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते थे राइट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे Q, तो यहाँ पे क्या लिखेगा Q माइनस क्यू, ऐसा तो कर सकते हैं। अरे यहाँ पे Q, तो यहाँ पे Q माइनस क्यू मान लेते हैं, बाद में इसको कंक्लूड कर लेंगे, बट आज के बाद इसका फिर देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या Q1, तो यहाँ पे क्या Q माइनस Q1, इज इट राइट। बट भाई यहाँ पे तो फ्लक्स जीरो रहेगा ना, क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो रहेगा करेक्ट। तो फ्लक्स जीरो रहेगा तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट भी जीरो हो गया, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज कितना जीरो, इसका मतलब इस क्यू का वैल्यू कितना है, तो अंदर के सरफेस पे चार्ज रहेगा या इसके बाहर के सरफेस पे रहेगा। तो ये तो डिसाइड हो गया कि यहाँ पे इस पे चार्ज जीरो, तो क्यू कैपिटल क्यू इसके आउटर सरफेस पे सिर्फ दिखेगा। अब उसके लिए बात कर लेते हैं किसका, बड़ा स्फीयर के लिए, इसको हटा रहा हूँ, ये सब पहले ही जान चुके थे ठीक है ना। अब बड़े स्फीयर के लिए इसके अंदर भी तो एक हम लोग मानते हैं गॉसियन सरफेस, और यहाँ भी तो फ्लक्स जीरो, और फ्लक्स जीरो मतलब क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके अंदर कितना क्यू इनक्लोज्ड, तो भाई ए वैल्यू तो जीरो हो गया, तो इसके अंदर कितना क्यू इनक्लोज्ड सर, क्यू प्लस क्यू वन राइट, कैपिटल क्यू प्लस क्यू वन राइट, बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्यू वन इक्वल टू व्हाट माइनस क्यू। तो ये हो गया कितना माइनस क्यू, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया जीरो ना, माइनस क्यू माइनस और माइनस क्यू बिकम्स व्हाट जीरो। इसका मतलब है कि अंदर वाले स्फीयर कंडक्टर पे क्यू दिए और बाहर वाले बड़ा वाला स्फीयर पे माइनस क्यू दिए, तो अंदर वाला स्फीयर के आउटर सरफेस पे रहेगा, अब बड़ा बाहर वाला स्फीयर बड़ा वाला स्फीयर पे इनर सरफेस पे चार्ज रहेगा। एक मिनट, ऐसा क्यों हुआ, तो एक्चुअल में इन जनरल दो कैपेसिटर का प्लेट में जो चार्ज रहता है वो इक्वल एंड अपोजिट फेसिंग, एक दूसरे का जो फेस है, ऐसे फेस
ऐसा क्वेश्चन एच पर नहीं था, यहाँ पे क्यू दे रहे थे, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, तो इस एक दूसरे का जो फेसिंग सरफेस था उस पर इक्वल एंड अपोजिट आया था, राइट? इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज द रीजन कि यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करेगा, उस चार्ज को इनर की तरफ खींच लेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है उसको छोड़ दीजिए, इसके अकॉर्डिंग तो बोल सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब फाइनली इसके आउटर सरफेस पे रहेगा Q और इसके इनर सरफेस पे रहेगा -Q। सॉरी, ठीक है ना स्टूडेंट? एक Q और एक -Q, और इस प्लेट का नाम मैंने A दे दिया और इस प्लेट का नाम मैंने B दे दिया, और इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। तो अब आपको CAB निकालने के लिए कैपेसिटेंस बिटवीन, इसका नाम क्या हम बोल सकते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सर इसके पहले वाला भी तो स्फेरिकल कैपेसिटर, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर विथ कॉन्सेंट्रिक, सर मतलब सेंटर दोनों को जिसका कॉमन हो, राइट? तो करना क्या है सर, Q बाई VA माइनस VB करना है, राइट? अब VA और VB सेपरेटली निकालेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो VA कितना, तो VA के लिए क्या लिख सकते हैं, Q बाई 4πε0R1, बट ये तो सिर्फ Q के बदले ना, बट यहाँ जो VA लिखेंगे वो सिर्फ Q का इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा या -Q का भी? तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसका जो सरफेस का पॉइंट है इसके लिए, इसके लिए, इस Q के लिए, तो बाहर के सरफेस के लिए बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, जिसको हम लोग सेंटर मानते हैं। तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए इस पूरे चार्ज को पॉइंट चार्ज मानकर सेंटर पर रख सकते हैं। तो इसके लिए बाहर का पॉइंट हो गया, लेकिन इसके लिए ये पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए, राइट? ये पॉइंट अंदर का पॉइंट हो गया। तो -Q के वजह से यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या कांस्टेंट पोटेंशियल होता है एवरीवन? सेम पोटेंशियल। तो क्या इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -Q बाई 4πε0R2। ये -Q जो पोटेंशियल यहाँ पे दिखाएगा वही पोटेंशियल उसकी वजह से यहाँ पे दिखेगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे, यहाँ इसके सरफेस पे भी दिखेगा। तो अब ये हुआ क्या, नेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, इज इट राइट? ठीक है ना? VV क्या लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट VV के लिए Q बाई 4πε0R2, एक किसके वजह से, ड्यू टू ए, इसके चार्ज की वजह से, और उसके चार्ज की वजह से R2, और ए और एक कैंसिल होकर 0, राइट? तो यहाँ पे स्फीयर B का, बड़े वाला स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो गया है, 0, और अंदर वाला का कितना हो गया, दिस वन, करेक्ट? तो CAB कितना, Q बाई, जो भी कॉमन रहता है उसमें कॉमन क्या रहेगा, 4πε0, राइट? तो 4πε0 को बाहर निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, इज इट राइट? Q और Q आपस में कैंसिल, देन CAB इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 4πε0 R1 R2 R डिवाइड बाई R2 माइनस R1। ये भी ऑब्जेक्टिव में और बोर्ड में आ सकता है, ठीक है? तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हो गया और प्रॉब्लम भी हो गया, ठीक है एवरीवन? तो देखिए आज का बिल्कुल कैपेसिटर के लिए इंट्रोडक्शन था पहला, लेकिन वो एक्चुअल में
इंपॉर्टेंट था, मुझे वो उतना इंट्रोडक्शन देना था कि एक्चुअल में कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो बिल्कुल मतलब कैपेसिटर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मैं प्रॉब्लम लूँगा, मतलब सफिशियंट प्रॉब्लम करवा देना है। ठीक है, आज के लिए इतना है।